Today we discuss extradition. The extradition on the last area of the extradition, the rule of speciality and the double criminality. The rule of extradition. एक्सट्रैडिशन पिछले क्लास में मैंने एक्सट्रैडिशन आपको सब बता दिया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विशेषता का नियम, द रूल ऑफ स्पेशलिटी। क्या है? अब देखिए, एक नंबर द रूल ऑफ स्पेशलिटी विशेषता का नियम है, किसी अपराध का प्रत्यर्पण किसी अपराध विशेष के लिए होता है और यह देश उस अपराधी के विरुद्ध वही मुकदमा चला सकता है। कहाँ मुकदमा चला सकता है? जहाँ वह पाया जाएगा, जहाँ वह पाया जाएगा। अब देखिए, इस संबंध में संयुक्त राज्य ब्राम रोसर का मामला है 1886 का। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, जिस मामले में द रूल ऑफ स्पेशलिटी को पूर्ण रूप से बताया गया है। प्रस्तुत बाद में यह कहा गया है कि प्रतिवादी रोसर का प्रत्यर्पण अमेरिका ने इस आधार पर करवाया था, वह एक अमेरिकी जहाज में कर्मचारी की हत्या कर दिया था और हत्या करके वह ब्रिटेन भाग गया था। अमेरिका में रोसर के विरुद्ध हत्या का मुकदमा न चलकर जॉनसन नामक व्यक्ति के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह घायल करने के अपराध में मुकदमा चलाया गया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जब किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध केवल उसी अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ है। प्रत्यर्पण के दौरान जब उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा, जिस देश में वह पकड़ा जाएगा उसी देश में उसके ऊपर मुकदमा किया गया। प्रस्तुत बाद में प्रत्यर्पण अमेरिका के ब्रिटेन में के मध्य 1842 में किया गया संधि के अंतर्गत हुआ था। किस संधि के अंतर्गत? 1842 की संधि के अंतर्गत हुआ था। उस संधि में स्पष्ट प्रावधान प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक था कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप होना चाहिए जिसका स्पष्टता प्रथम दृष्टया फर्स्ट प्राइमा फेसिया वह आरोप सिद्ध होता हो। अगर आरोप सिद्ध होता है तो उसके ऊपर प्रत्यर्पण की संधि लगाई जा सकती है। अभियुक्त का प्रत्यर्पण इसी आधार पर अभियुक्त का प्रत्यर्पण इसके आधार हैं। अतः जब अभियुक्त का प्रत्यर्पण आरोप विशेष तक सीमित उद्देश्य के लिए होता है तो केवल उसी आरोप तथा सीमित उद्देश्य के लिए उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। अन्य किसी मामले से जुड़े हुए के विरुद्ध उसका कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मुकदमा जो होगा उस विशेष फर्स्ट प्राइम फेसिया जो केस बनती है उसी के ऊपर चलाया जाएगा। अन्यथा अभियुक्त को सौंपने वाले देश के साथ धोखा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा द रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या रहा है? विशेषता का नियम, द रूल ऑफ स्पेशलिटी। अब आपको बताने जा रहे हैं
दोहरी नागरिकता का नियम डबल क्रिमिनलिटी, दोहरी नागरिकता का नियम द रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। द रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। अब यहाँ आपको स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता होगा या समझ में आ रहा होगा कि डबल क्रिमिनलिटी, दोहरी नागरिकता, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण किया गया है वह अपराध दोनों संबंधित देशों के में अपराध घोषित होना चाहिए। जैसे ए और बी हैं, दो देश हैं, दोनों देशों के बीच अपराध हुआ हो, ऐसी प्रक्रिया में द रूल ऑफ लॉ ऑफ डबल क्रिमिनलिटी का रूल लागू होता है। तो दोहरी, दो देशों के मध्य अपराध कहाँ कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी इसके बेस उदाहरण हैं। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के उदाहरण से आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि द रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी shows that where the incident was occurred, that persons goes to another state and that same person can do the same crime on that state in same circumstances. On that area, the situation is to be a build up such like the same of double criminality. आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल क्रिमिनलिटी की स्थिति वहाँ बन रही है। जो अपराध करके, किसी देश से जघन्य अपराध करके एक व्यक्ति जाता है, किसी दूसरे देश में जाता है और दूसरे देश में जाने के बाद वहाँ वही अपराध उसी रूप में करता है जैसा अपराध वह उस देश में किया था। ऐसे अपराध करने की प्रक्रिया को डबल क्रिमिनलिटी कहा जाता है। अब देखिए, प्रत्यर्पण संबंधी अपराध के लिए पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। एविडेंस मस्ट बी नेसेसरी। द एविडेंशियल वैल्यू इज टू बी नीडेड। द एविडेंशियल वैल्यू इज टू बी नीडेड। विदाउट एविडेंशियल वैल्यू द एक्सट्रैडिशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। दूसरे शब्दों में, अपराध ऐसा होना चाहिए कि प्रथम फर्स्ट प्राइमा फेसिया वह अपराध दिखता हो, वह अपराध मालूम पड़े। क्या हो? वह अपराध मालूम पड़े। प्रत्यर्पण के लिए प्रार्थना आवश्यक है तथा उसकी कुछ औपचारिकताएं होती हैं जिन्हें आपको पूर्ण करना है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताए थे। यह आपका प्रत्यर्पण का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद प्रत्यर्पण आज यही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में प्रत्यर्पण का क्लास नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो को बार बार दोहरा लीजिएगा और सुनिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। प्रत्यर्पण है क्या? व्हाट इज एक्सट्रैडिशन? प्रत्यर्पण वही है जो सेफली, पहले मैंने अर्थ और परिभाषा बताई थी, डिफिनेशन बताई थी। आज मैं आपको द रूल ऑफ लॉ ऑफ स्पेशलिटी बता रहा हूँ, द डबल क्रिमिनलिटी बता रहा हूँ। तो जो इसकी स्टेजेस हैं यही हैं। I have told you today some cases related to प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण से संबंधित कुछ केसेस हैं जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। उन केसेस पर आप गौर करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बिना संधि के, बिना ट्रीटी के, विदाउट ट्रीटी देयर कैन नॉट बी एक्सट्रैडिशन। इफ द स्टेट मेक ए ट्रीटी विद अनदर स्टेट, दैट शुड बी ए एक्सट्रैडिशन। सावरकर केस 1911, सावरकर का केस हुआ था 1911 में। राम बाबू सक्सेना द स्टेट ऑफ का मामला है, यह ईयर 1950। राज्य बनाम सी मेनन, यह ईयर 1954 सुप्रीम कोर्ट। धर्म तेजा का मामला है,
केस है, ये भी प्रत्यर्पण पर केस है। मुबारक अली अहमद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, यह ईयर 1957, सुप्रीम कोर्ट 857 के केस है। ट्रांसोब एक्सट्रेडिशन केस, AIR JIL WLEUM 1963। नौ सैनिक अधिकारी प्रत्यर्पणवाद जुलाई 1975। नारंग भाई प्रत्यर्पणवाद 1976। प्रत्यर्पण पर सार्क समझौता। अब देखिए, प्रत्यर्पण के दौरान सार्क समझौते में भी एक प्रत्यर्पण की बात आई थी जो 1987 में 18 जून 1987 में हुआ था। प्रत्यर्पण पर भारत कनाडा की संधि 6 फरवरी 1987। प्रत्यर्पण का भारत ब्रिटेन संधि, भारत तथा अमेरिका के मध्य संधि, भारत रूस के बीच प्रत्यर्पण की संधि, भारत तथा फ्रांस के मध्य संधि। अब एक केस की हवाला मैंने जो आपको दिया था कल, थोड़ा सा केस बचा हुआ था, आज उस केस को आपको बताऊंगा। केस रिलेटेड टू बोफोर्स केस। बोफोर्स केस है, केस रिलेटेड टू एक्सट्रेडिशन के मामले में ही है, वह कोटरुचि के मामले से रिलेटेड है। बोफोर्स की गन डील हुई थी, जो कोत्रेची ने डील किया था। मध्यस्थ कौन था? कोत्रेची था, इटली का रहने वाला था। उस बोफोर्स डील में जो डील थी उससे कई गुना पैसे लेकर डील को रूप दिया गया था। उस डील में माननीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस UPA सरकार थी और उस UPA सरकार ने बोफोर्स गन डील के माध्यम से कोत्रेची को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया था। तब जब सरकार उनकी चलती है, बोफोर्स खरीदे जाते हैं, तोप के सौदे होते हैं, तोप के सौदों में बड़ी धांधली आती है, बाद में निगरानी होती है, एजेंसियां देखती हैं, तो उनको पता चलता है कि उस स्तर का सौदा नहीं हो पाया जिस स्तर का सौदा होना चाहिए। बाद में दूसरी सरकार आती है, दूसरी सरकार आने के बाद फिर इस मामले को सिरे से देखा जाता है। सिरे से देखे जाने के लिए इस मामले को पुनः डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस समय श्रीलाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने इस फाइल को शुरू करवाया और उसके बाद जब फाइल और आगे बढ़ी तो कोत्रेची की खोज शुरू हुई। कोत्रेची की खोज शुरू होते ही प्रत्यर्पण की संधि सामने आई। प्रत्यर्पण की संधि सामने आने से जब जिस देश में प्रत्यर्पण की संधि भारत से हुई थी वहाँ कोत्रेची था, लेकिन जब उसे पता चला कि भारतीय एजेंसियां उसे खोज रही हैं तो वह देश छोड़कर किसी ऐसे देश में जाके पनाह लेता है जहाँ पर प्रत्यर्पण की संधि भारत से नहीं हुई होती है। इस तरह 5 वर्ष का कालकाल भारत सरकार का बीत जाता है और प्रत्यर्पण के द्वारा उस अपराधी को भारत नहीं लाया जा सकता। यथास्थिति जहाँ थी वहीं रह जाती है। बोफोर्स गन डील में जो भी दलाली सौदे हुए थे वह भी समाप्त नहीं हो पाए, वहीं पर रह गए। इसीलिए मैं आपको आज प्रत्यर्पण के अंतिम क्लास में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। प्रत्यर्पण को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा। प्रत्यर्पण में 2 क्वेश्चंस बनते हैं, मैं क्वेश्चंस अभी दे देता हूँ आपको।
अब देखिए, डिफाइन एक्सट्रेडिशन, व्हाट आर इट्स पर्पज एंड हाउ द रूल ऑफ स्पेशलिटी फॉलोड एंड डबल क्रेडेंटी। ये क्वेश्चन एक बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा वो है एसाइलम। नेक्स्ट क्लास है एसाइलम। क्या है एसाइलम? एसाइलम आपको पढ़ना है, एसाइलम पढ़ाएंगे। एसाइलम का मतलब होता है प्राश्रय। टुडे इज एनफ एंड नेक्स्ट क्लास in the next day. Goodbye. Having nice day. God bless you.